हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ऊपरी साया पार्ट 2, ये हमारे पिछले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है। अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं सुना है तो आप पहले आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उस वीडियो को पहले सुन लीजिए। ये स्टोरी वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। खैर, ये स्टोरी लिखी है संजीव साहिब जी ने। और इफ आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे मेल एड्रेस पर मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। मोहन को जब होश आया तो रेवती उसके सिरहाने बैठी थी और मोना एक कोने में बैठी सुबक रही थी। उसे कंबल से ढक रखा था। मोहन के होश आते ही उसे देखा हुआ वो सीन याद आ गया जो कि अभी अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, और सामने खड़े लोग उसकी तरफ उंगली कर हंस रहे थे, आस पड़ोस के सारे लोग। मोहन को गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो तुरंत उठा और उठकर मोना के बाल पकड़े और खींचकर उसे बाहर ले जाने लगा। वो ज़ोर से चिल्लाई और तुरंत रेवती भी उठकर मोहन को मोना से दूर करने लगी, मगर मोहन के सर पर तो खून सवार था। उसने धक्का देकर रेवती को दूर फेंक दिया। रेवती सामने पड़े मेज पर गिरी और बेसुध हो गई। पास में खड़ी ऋतु और विकी जोर जोर से रोने लगे। इधर मोना भी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन मोहन रुक नहीं रहा था। चल, आज तुझे जान से ही मार दूंगा, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई थी? मोहन पागलों की तरह बोल रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो बोल क्या रहा है और उसका मतलब क्या है। बस गुस्से में अपनी फूल सी बच्ची के बाल पकड़कर बाहर की तरफ खींच रहा था। तभी रेवती फिर से उठी और आकर मोहन और दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। क्या पागलपन है ये? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। रेवती ने मोहन को फिर से मोना से छुड़ाते हुए कहा। जब मोहन ने फिर से उसे धक्का मारने के लिए मुंह पर किया तो उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उसने तुरंत रेवती को पकड़ लिया, और उसके सर से बहता हुआ खून देखकर वो परेशान हो गया। ये क्या हो गया रेवती? मुझे माफ़ कर दो, मोहन एकदम रुआ से स्वर में बोला। इधर जैसे ही मोना की पकड़ ढीली हुई, वो तुरंत मोहन से छूटकर अपनी माँ की तरफ लपकी और रोते रोते उससे चिपट गई। इसका कसूर नहीं है, ये तो बेचारी खुद शर्म से गड़ी जा रही है। ये सब उस साय का काम है, और तुम अपनी बच्ची को उसकी तकलीफ से छुटकारा दिलाने के बजाय उसे बाहर फेंक रहे हो। कैसे बाप हो तुम? रेवती ने उसे ताना मारते हुए कहा। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। कोई बाप अपनी बेटी को उस हालत में देखता तो क्या करता? बोलो। मैं टूट गया हूँ रेवती, टूट गया हूँ। बताओ मैं क्या करूँ आगे? मोहन ने रोते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला। कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी नहीं थी, वो उसकी खाल के अंदर कोई और था। मैंने खुद को समझा लिया है, तुम भी खुद को समझा लो और अपनी बच्ची की तकलीफ ठीक करने का सोचो, ना कि ऐसी बेहूदगी के बारे में, रेवती ने उसे सहलाते हुए कहा। मोहन और रेवती के दिल में एक भयानक डर बैठ गया था। उन्हें बदनामी से ज़्यादा डर मोना से बिछड़ने का था, क्योंकि मोना की तबीयत अब हर पल बिगड़ती जा रही थी। हर बीतता पल उसे पीला और पीला करता जा रहा था, क्योंकि शायद उसे अपनी हालत का पता चल गया था। मोना अब शांत रहती या पड़ी रहती या खिड़की से बाहर देखती रहती। जब घर में कोई तकलीफ हो तो आस पड़ोस के लोग उस तकलीफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तब तकलीफ से बड़ी दुश्मनी सोसाइटी होती है। मोहन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब लोग मोहन से सब्जी नहीं खरीदते थे, उसे देखकर मुड़ जाते थे। विक्की और ऋतु के साथ आस पड़ोस के बच्चों ने खेलना और बोलना बंद कर दिया था, या ये मान ले बंद करवा दिया गया था। और एक दिन तो मोहन के घर के आगे मांस का टुकड़ा और सिंदूर भी गिरा हुआ मिला। बच्चों का स्कूल और मोहन का काम लगभग पूरी तरीके से बंद हो गया था। मोना स्कूल जा नहीं रही थी और दूसरे बच्चों को मोहन स्कूल भेज नहीं रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि पिछले कुछ दिनों से मोना की कोई हरकत नहीं हुई थी। वो अब शांत थी, बहुत शांत, कुछ ज़्यादा ही शांत। एक दिन मोहन जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस समय कौन आया होगा? रेवती ने मोहन की तरफ देखकर कहा। पता नहीं, देखता हूँ मैं। मोहन बाहर चला गया ऐसा कहकर। जी, मैं केशव, आपका पड़ोसी।
अरे केशव जी, आइए आइए। केशव अंदर आ गया। आइए बैठिए। मोहन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और केशव से कहा, जी शुक्रिया। जी नमस्ते। अरे खड़े क्यों हो गए, आप बैठे रहिए। सुनो रेवती, ज़रा चाय बना के ले आओ। अरे नहीं नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया था। केशव ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी बताइए। मोहन ने और रेवती ने एक साथ कहा। जी मैंने सुना है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई ऊपरी साया है ना? अरे भाई साहब, लगता नहीं, पक्का यकीन है उसके ऊपर ऊपरी साया ही है। तभी उसने न जाने कितनी बार अजीबोगरीब हरकतें करी हैं। देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अगर पैसे की बात है तो मैं मदद कर सकता हूँ। अरे डॉक्टर क्या देखेंगे, उनके बस में नहीं है प्रेत बाधाओं को दूर करना। डॉक्टर तो शरीर को ठीक करते हैं, भूत प्रेत को नहीं। मगर आपने पूछा तो अच्छा लगा। जी मेरा मतलब किसी दिमाग के डॉक्टर से दिखाने का था। हमारी बेटी पागल है क्या जो उसे दिमाग के डॉक्टर के पास से हैं? आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम उसका इलाज खुद करवा लेंगे। आप तो नाराज़ हो गए। ज़रूरी नहीं कि दिमाग के डॉक्टर के पास पागल ही जाते हैं, आम लोग भी जा सकते हैं। और एक बात, दिमाग की बीमारी सिर्फ पागलपन नहीं है, और भी कई रूपों में दिमाग की बीमारी हो जाती है, और उससे ग्रसित लोगों को हम साइको कहते हैं। बस बस बस, हमारी बेटी कोई साइको वाइको नहीं है। शुक्रिया आपकी सलाह के लिए। केशव समझ गया अनपढ़ता इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उसे इनके साथ माथापच्ची करने का कोई तुक नज़र नहीं आया और वो वहाँ से उठ गया। जैसी आपकी मर्जी, मगर कहीं मन बदल जाए तो बता देना। देखो जी कैसे लोग गरीबों का मजाक बनाते हैं। बताओ हमारी लड़की पागल है क्या? रेवती ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, और मोहन खामोश रहा। उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। मोहन केशव के जाने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा था और वो बहुत चुप सा भी था। मगर रेवती तो जैसे ही बात मान चुकी थी कि उनकी बेटी को किसी ऊपरी साए ने जकड़ रखा है। ऐसे ही वो शाम भी बीत गई। रात को करीब 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो मोना के कमरे से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी और आवाज़ सिसकियों से शुरू होकर चीखों में बदल गई। रेवती उन आवाज़ों को सुनकर एकदम चौंक पड़ी और उठ बैठी। मोहन भी जाग गया और दोनों तुरंत मोना के कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मोहन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मोना तुम ठीक हो ना? आप जल्दी दरवाज़ा खोलिए ना, बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। बेटा दरवाज़ा खोलो, अंदर से बंद है, हम आ गए हैं। मोहन ने भी दरवाज़ा थपथपाते हुए कहा, मगर भीतर से कोई रिस्पॉन्स ना मिला और आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। वो कैसे दरवाज़ा खोलेगी? आप भी कमाल करते हैं। दरवाज़ा तोड़ दीजिए, मेरी बच्ची न जाने किन हालत में है। पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे तोड़ दूँ? ये दोनों यहाँ पर चिल्लाए जा रहे थे और उधर आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बिलक बिलक कर चीख रहा हो और उसे बहुत गहरी चोट लगी हो। हटिए, आप आपसे नहीं होगा। और रेवती खुद दरवाजे टकराने लगी और उसे यूं करता देख मोहन भी दरवाजे से खुद को टकराने लगा। अंदर कुंडी सिर्फ अटकी हुई थी, लगी नहीं थी, इसलिए 1 से 2 खटकों से वो हट गई और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, आवाज़ बंद हो गई, जैसे कभी आवाज़ थी ही नहीं। रेवती दौड़कर मोना के पास पहुंची तो वो तो जैसे बेसुध होकर सो रही थी। मोना तुम ठीक हो ना? रेवती ने उसे हिलाते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? अभी इतनी आवाज़ थी और अभी कौन था आखिर यहाँ पर? हमें क्या, मेरी बच्ची ठीक होनी चाहिए बस। मोना उठ बेटा। क्या हुआ माँ? सोने दो, नींद आई है, मोना ने अलसाई आवाज़ में अपनी माँ से कहा। उसको एक बच्चे की तरह लिपटा देख। आज कितने दिनों बाद रेवती को सुकून आया। एक माँ के पहलू में जब एक बच्चा बेफिक्र होकर सोता है तो माँ का भी मन प्रसन्न हो जाता है और फिर ज़माने की लाख बुराइयाँ भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ से बेहतर कोई अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। मगर मोहन को यकीन नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। मोहन तो ऐसे सो रही है जैसे उसने पूरी रात में एक बार भी करवट तक ना बदली हो, और वो आवाज़ें कौन निकाल रहा था? क्या गड़बड़ है? मोहन का सर चकरा गया। रेवती कौन था जो रो रहा था? मोहन ने रेवती के पास बैठते हुए कहा, कोई भी हो मुझे नहीं लेना देना, मेरी बच्ची ठीक है, बस यही चाहिए मुझे। मोहन अभी भी संशय में था। उसने खुद सुना था और रेवती ने भी। आप ज़रा सोचिए मत, सो जाइए, मैं यही सो जाऊंगी। रेवती मोना को खुद से चिपकाए हुए लेट कर बोली। ठीक है, मगर दरवाज़ा खुला रखना।
मोहन ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। आखिर वहां पर था कौन? मोहन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। सुबह सुबह जब रेवती की आंख खुली तो उसने देखा मोना बड़े प्यार से बिस्तर पर सो रही थी। रेवती को उसे मासूम बच्चे की तरह सोता देख बहुत ज़्यादा प्यार आया। उसने बड़े प्यार से मोना का माथा चूमा और उसके चूमने से मोना थोड़ा कसमसा गई, मगर फिर से सो गई। रेवती उसे सहलाकर आगे बढ़ी। नहीं आता मुझे, ये ना मैथ मुश्किल है, स्कूल ना। मोना नींद में बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ मोना? प्रेजेंट टेंस इज एम सेकंड फॉर्म प्लीज टीचर। और सुबकने की आवाज़ आने लगी। मोना क्या बड़बड़ा रही हो? रेवती ने घबराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुनिए, मोना को न जाने क्या हो गया, ये क्या क्या बोली जा रही है। ये भगवान कैसे कैसे दिन दिखाएगा। रेवती कमरे में कभी मोना को जगाती, कभी इधर उधर घूमती और अपना सर पीट देती। मोहन घर में नहीं था, इसलिए रेवती और घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो साया मोना से निकलकर रेवती के शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसे घबराहट हो रही थी, मगर मोना का बड़बड़ाना अभी भी जारी था। नहीं जाऊंगे स्कूल, नहीं जाऊंगे मैं। रेवती कहती है, मत जा स्कूल, मैं नहीं भेज रही तुझे, कहीं नहीं भेजूंगी। उस समय बीतने के साथ और ज़्यादा घबराती जा रही थी। उसकी सांस फूलने लगी थी और उसे पसीना आ रहा था, जैसे रेवती को कोई पैनिक अटैक आ गया हो। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे और वो अपना होश खो रही थी, मगर आज अकेली होने के कारण और भी ज़्यादा घबरा रही थी कि तभी मोहन ने अंदर कदम रखा और अंदर आकर रेवती की चीख पुकार सुनकर घबरा गया। तुरंत भागकर वो अंदर आया और अंदर की हालत देखकर पहले तो एकदम भौचक्का रह गई और उसे संयम रखने में देर न लगी। बच्चे डरे हुए कोने में खड़े थे। मोना करवटें बदल रही थी नींद में और रेवती पागलों की तरह अपना सर पीट रही थी। क्या पागलपन है रेवती, क्या हो गया तुम्हें? देखो हमारी बच्ची क्या बड़बड़ा रही है, नहीं जाने क्या हो गया इसे। कुछ नहीं हुआ, उसे नींद में बड़बड़ा रही है वो, और क्या हुआ? तो फिर मेरी आवाज़ देने पर जाग क्यों नहीं रही? देखो ना कितनी आवाज़ दी मगर आँख नहीं खोल रही है। ये इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि ये उठना नहीं चाह रही। बाहर से किसी की आवाज़ से रेवती ने बाहर की तरफ देखा। बाहर से दरवाजे के पीछे से केशव के साथ एक अजीब सी वेशभूषा में एक आदमी ने बात बोली थी। रेवती ने ध्यान से देखा तो उसने धोती कुर्ता पहन रखा था, जिस पर स्वास्तिक और ओम नमः शिवाय लिखा था, और आंखों पर मॉडर्न चश्मा, हाथ में एक चमचमाती हुई छड़ी थी और पैरों में एक अलग डिज़ाइन के कलरफुल जूते। बाल उसके लंबे थे लेकिन बंधे हुए थे। पागल से दिखने वाले आदमी ने धोती पर बेल्ट पहनी हुई थी और उस पर मानव खोपड़ी बनी हुई थी। हाँ, ये उठना नहीं चाहती क्योंकि उसको अब मज़ा आने लगा है। अब वो अपने मन मुताबिक कर रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहती, मगर उसे थोड़ा रुक कर हैरानी के साथ करनी पड़ती है। इसीलिए वो इन सब जंजालों से छूट नहीं पा रही है और एक नए अस्तित्व में चली गई है जिसमें उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ खुद के अलावा। और इतना कहकर वो चुप हो गया। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? रेवती ने उसे घूरते हुए कहा। सब बताएंगे और सब ठीक करके जाएंगे, मगर क्या पहले एक कप चाय मिल सकती है? उस अजीब इंसान ने मोना को सोते हुए देखते हुए मोहन की तरफ मुड़कर कहा, सर चाय बना के लाओ। और केशव के साथ मोहन बाहर निकल गया। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाता है मुँह उठाकर, ये भी किसी को भी उठा ले आते हैं। रेवती भुनभुनाती हुई रसोई की तरफ चली गई और वह अजीब आदमी कोने में छिपे बच्चों के पास चला गया। उसने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर 2 टॉफ़ी सामने ला दी और दोनों बच्चों को एक एक टॉफ़ी दी। लीजिए महान जादूगर शांतनु की तरफ से। दोनों बच्चों की आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई। आप जादूगर हो? हाँ मैं निपरी, और मैं यहाँ तुम सबको बचाने आया हूँ। बोलो मेरी सुनोगे ना? शांतनु ने उन दोनों को हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, विक्की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ऋतु ने उसका हाथ झटक कर कहा, हट पागल, तुझे क्या पता है कौन है? कहीं हमें बेहोश करके ले ना जाए और अपने झोले बंद कर ले। इस बात पर शांतनु जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। अरे क्या हुआ ऋतु, इधर आओ, लो अंकल को चाय दो। ऋतु अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रसोई की तरफ भागी। तुम बहादुर हो, मेरी बात मानोगे तो मैं जादू सिखा दूंगा, शांतनु ने विक्की को पूछा। वो चुपचाप खड़ा रहा। तब ऋतु चाय लेकर आ गई। शांतनु ने चाय ली और एक घूंट पीकर कहा, भाई वाह, भाभी जी बहुत मस्त बनी है चाय। और फिर से ठहाका लगा दिया। यानी कौन सा मुँह है बकवास कर रहा है, ये भी पता नहीं किधर चल दिए।
रेवती ने मोहन को याद करते हुए बोला, जो बाहर केशव के पास खड़ा हुआ था। शायद कुछ होने वाला था, लेकिन क्या? वो अजीब आदमी, मेरा मतलब शांतनु, चाय पीकर मोहन के पास गया जहाँ पहले से उसका पड़ोसी केशव खड़ा था। इस समय शांतनु गंभीर मुद्रा में था। मोहन जी, मैंने भी आपके बच्चे या घर की हालत पर नज़र डाली है। बात कुछ नहीं है, मगर बिना सबूत अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर इतना ज़रूर है कि बात बहुत भयंकर स्थिति में पहुंचने वाली है। शांतनु ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने तो केशव भाई साहब के कहने पर आपको बुला लिया, वरना मेरी कहाँ औकात थी आपसे मिलने की। और आपका भी शुक्रिया जो आप मेरे एक बुलावे पर आ गए। अब आपके हाथ में ही मेरे और मेरे परिवार की डोर है। मोहन ने आंखें भरते हुए कहा, अरे भाई साहब, ऐसे कैसे बोलते हो? हम क्या करें? कोई हमारे पास आता ही नहीं। डॉक्टरी विज्ञान की तरह मनोविज्ञान भी एक तरह की डॉक्टरी है जो हमारे दिमाग को ठीक करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश या विश्व में लगभग 50% आबादी दिमाग की बीमारियों से ग्रसित है, मगर हम लोग उसे उसकी आदत या स्वभाव बोलकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी छोटे से दाने को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे बदन पर पड़ जाए। मगर बाद में वही दाना अगर कैंसर बनके सामने आता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। हर बीमारी समय के साथ बढ़ती जाती है, इसीलिए उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। शांतनु ने मोहन और केशव को समझाते हुए कहा, अरे भाई, ऐसे मत डराओ यार, मुझे मालूम है तुम ठीक कर दोगे हमारी बिटिया को, है ना? अब की बार केशव ने बोला, हाँ जी, इसी के लिए मैं आया हूँ, मगर देखते हैं कि बीमार कौन है। क्या मतलब बीमार कौन है? मोना है और कौन है? अब की बार शांतनु थोड़ा मुस्कुरा दिया। आपके लिए मोना बिटिया बीमार है, मगर वो तो सिर्फ एक कठपुतली है। असल तो कोई और है जो जल्द आपके सामने होगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। 2-3 दिन केशव के साथ रहूँगा और आपके घर पर नज़र रखूँगा, फिर सब आपके सामने होगा। चलो केशव। मोहन हैरान परेशान सा खड़ा था। ये क्या बोल दिया? मोना ही तो बीमार है, और कौन है भला? लगता है रेवती सही कहती है, वो आदमी ही पागल है। कहीं मैंने उसे बुलाकर गलती तो नहीं कर दी? कहीं वो पागल हम सबको पागल न कर दे। मोहन ये सोचते सोचते घर चला गया। कैसे कैसे लोगों को पकड़ लाते हो। कौन था वो जोकर सा आदमी? रेवती ने घर में घुसते ही मोहन से कहा, अरे कोई नहीं, केशव का रिश्तेदार था, तो केशव से मिलने आया था। रिश्तेदार था तो रिश्तेदारों के पास रहता, हमारे घर क्या लेने आया था? रेवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अरे आ गया तो आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ ले गया क्या तुम्हारा वो? कल सारे शहर को न्योता दे देना घर आने के लिए। मुझे क्या, जवान बच्ची घर में, या तुम गैर मत को लेकर घर में आओ। मोहन शांतनु की बात पर सोच विचार कर रहा था, मगर रेवती की झिकझिक में उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उठकर बाहर चला गया। 2 दिन तक शांतनु केशव के घर से मोहन के घर पर नजर रख रहा था, तो कभी कभी वो घर भी आ जाता, बैठता, बात करते करते चला जाता। उसके आने से रेवती बहुत ज़्यादा तंग हो जाती, मगर कुछ कह ना पाती। इन 2 दिनों में मोना भी शांतनु से मिली और उससे बात करने लगी, और हैरानी की बात थी कि उसके बात करने से रेवती बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। कभी कभी मोना को तुरंत बुला लेती और कभी दोनों के बीच में आकर बैठ जाती, जैसे उसे शांतनु और मोना के बात करने से दिक्कत है। मगर इसका एक ही फ़ायदा मिला था कि मोना अब काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। अब वो हंसने भी लगी थी और घर के कामों में हाथ भी बटाने लगी थी। मोना अब खाना भी अच्छे तरीके से खाती और खुश रहती। 2 दिन बाद शांतनु कहीं चला गया, जिससे मोना थोड़ा उदास हो गई, मगर फिर भी उसने कोई ऐसी हरकत नहीं करी जिससे घर में किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। पर वो शांतनु को मिस कर रही थी। इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देता था वो थी रेवती। उसका चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया था, वो एकदम खिन्न सी रहने लगी थी और मोना को तो बहुत तेज़ नज़रों से देखती, जैसे जलाकर राख कर देगी। 2 दिन बाद शांतनु लौट आया और उसने जो मोहन को बताया, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। शांतनु के बाहर जाने से रेवती को एक आराम सा मिलता है। वो खुश थी क्योंकि शांतनु उसे बड़ी अजीब नज़र से देखता था, और शायद जब वो लौटेगा तब का हाल वो सोच भी नहीं सकती थी। शांतनु जब आया तो सबसे पहले उसने मोहन से कहा, वो रेवती के साथ कब से रह रहा है? क्या बात है भाई? मोहन ने चिंता से कहा, कुछ नहीं, बस ये बताओ रेवती को तुम कब से जानते हो? मेरी पत्नी है यार, मेरी शादी को 25 साल से हुए हैं, मोहन ने चिंता में कहा। मैंने तुमसे जितना पूछा उसका जवाब दो। भाई मेरी पत्नी है वो। तुम्हारा प्रेम विवाह हुआ था या अरेंज मैरिज?
या फिर तुमसे शादी से पहले जानते थे? शादी हुई थी मेरी बुआ रिश्ता लेकर आई थी। मगर ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मोहन बीमार तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी पत्नी है रेवती, और ये अभी से नहीं, शादी से बीमार है। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब है कि वो कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। शांतनु ने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो यार? वो नहीं, मोना बीमार है। पगला गए हो क्या? दिमाग ठीक नहीं है शायद तुम्हारा। तुम जाकर पहले अपना इलाज करवाओ। मोहन, वो शादी के बाद कभी मायके क्यों नहीं गई? शांतनु ने पीछे से पूछा। तो मोहन के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो पीछे मुड़ा और शांतनु की ओर देखकर बोला, क्या मतलब तुम जानते हो, जिस दिन से शादी हुई वो अपने मायके कभी नहीं गई। अगर गई तो तुरंत लौट आई। शांतनु ने उसके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, वो जानती है कि उसका वो घर नहीं है, यही उसका घर है। इसलिए वो जिस दिन ब्याह के आई थी उस दिन से उसने घर जाने की बात नहीं करी। इसमें बीमारी वाली कौन सी बात है? मैं जानता हूँ तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल रेवती में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग रहते हैं, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें इंसान के कई रूप होते हैं और हर रूप उसके असली रूप से बिल्कुल अलग होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छत के नीचे 3-4 लोगों का रहना, जिनका स्वभाव, बात करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। बकवास बंद करो अपनी। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अगर बीमार होती तो मुझे अब तक पता नहीं चलता क्या? चाहे नई बकवास लेकर आ गए हो तुम। तुम्हारी बेटी मोना इस बात को जानती है, मगर डर के मारे वो बता नहीं सकती, क्योंकि रेवती के एक रूप ने मोना को घर में बंदी बनाया हुआ है। अगर वो घर से बाहर कदम रखेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शांतनु ने उसी शांत स्वर में मोहन से कहा। मोहन का सर चकरा गया। उसे लगा या तो शांतनु झूठ बोल रहा है या वो ही पागल हो गया है। ये क्या बकवास है? माँ अपने बच्चे को क्यों कैद करेगी? और किधर किया है? ये क्या नया ड्रामा है? तुम जाओ यार, तुम दिमाग मत खराब करो। तुम एक पागल हो। मोहन ने उसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा। मोहन, कभी कभी जो आंख देखती है वो सच नहीं होता। जैसे हम देखते हैं आसमान नीला है, मगर नहीं, ये सिर्फ हवाओं या गैसों का एक कवर है जो सिर्फ नीला रंग छोड़ता है, बाकी रंग ऑब्जर्व करके सूख लेता है। इसीलिए हमें नीला दिखाई देता है। जैसे हम जिस सूर्य को आसमान में देखते हैं वो असल सूर्य की आभा मात्रा है। हमारे वायुमंडल में नमी की बूंदों पर बनी एक आकृति जो पृथ्वी की गति से कभी कभी निकलते हुए डूबती है। मगर क्या सूर्य कभी डूबता है? नहीं ना। शांतनु ने उसे ढंग से समझाने का प्रयास किया। मगर मैं कैसे मान लूं कि रेवती बीमार है? चिंता मत करो, मैं किस लिए हूँ, इसीलिए आया हूँ, बस तुम भरोसा रखो। मोहन ने शांतनु को गले लगा लिया। अब सिर्फ तुम पर ही भरोसा है, मेरी मदद करो भाई, ज़रूर, बस तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ। और शांतनु ने उसे छोड़कर आगे की प्लानिंग उसे समझाने लगा। मोहन बहुत हैरान परेशान सा है। रह रहकर उसके दिमाग में एक बात घूम रही है कि रेवती बीमार है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छी भली है। बीमार तो मोना है, उसकी हालत खराब है, रेवती की नहीं। शायद शांतनु पगला गया है। पर अगर ऐसा हुआ है तो क्या कह रहा था? कौन सा डिसऑर्डर, मल्टीपल कौन सा था? ये उसे कब हो गया? ऐसा तो उसने कुछ खाया भी नहीं कि उसकी तबीयत ऐसे खराब हो जाए। हुआ क्या आखिर? सब कुछ तो ठीक लग रहा है। मोहन का सोच सोचकर दिमाग फटा जा रहा था। अजी सुनते हो? रेवती ने अचानक उसे बुलाया। मैंने कहा सुनिए। रेवती फिर चिल्लाई, मगर मोहन का ध्यान ही नहीं गया। मोहन, तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो पागल चिल्ला रही है। रेवती की आवाज़ एकदम बदल गई और उसकी आवाज़ मर्दाना और कड़क एकदम भारी हो गई। कौन? मोहन ने इधर देखते हुए बोला। कौन नहीं, मैं। रेवती मुस्कुराते हुए बोल रही थी। मैंने बुलाया, आपको कितनी आवाज़ दी, मगर पता नहीं आपका ध्यान किधर है। रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा। तूने दी थी आवाज़ इतनी कड़क? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज़ कड़क लगती है? रेवती आंखें घुमाते हुए बोली। नहीं, वो तुम्हारी आवाज़ नहीं थी। अच्छा ठीक है बाबा, भूत होगा, मगर तुम जाओ दूध लेकर आओ, ख़त्म हो गया है। रेवती ने उसे उठाते हुए कहा। मैं नहीं जाता, मेरी हालत ठीक नहीं है, तुम मोना को भेज दो। क्या पागल हो गए हो? उसकी तबीयत नहीं देखते हो? कैसे बाप हो यार? वो घर में बैठ बैठ कर उकता रही होगी, उसे बाहर निकलने दो। अब तो वो काफ़ी ठीक है, घर में बैठी बैठी पागल हो जाएगी वो। मोना बेटा, तुम बाजार जाओगी? जी पापा, जाऊंगी। तभी रेवती आकर मोहन के पीछे खड़ी हो गई और मोना का चेहरा फक पड़ गया। उसकी नज़र झुक गई। पर पापा, मुझे डर लगता है बाजार जाने से, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? जो वो कह रही है नहीं जाएगी तो क्या जिद है भेजने की? हद है। अब रेवती मोहन और मोना के सामने आकर खड़ी हो गई। मोहन ध्यान से सब कुछ देख रहा था। मासूम मोना का चेहरा,
रेवती को देखकर सफ़ेद पड़ गया था और अभी जो रेवती मुस्कुरा रही थी उसकी शक्ल एकदम कठोर हो गई थी। बाहों की नसें उभरनी शुरू हो गई थी, चेहरे पर कसावट आने लगी थी और आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई थी, जो मोहन की ओर ना देखकर सीधा देख रही थी, दरवाजे की ओर मुट्ठियां भींच रही थी। लग रहा था जैसे रेवती खुद से संघर्ष कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मोना ने मोहन को कहा। जब बोल दिया वो नहीं जाएगी, सुनाई नहीं देता। रेवती की आवाज़ की कठोरता देख मोना की चीख निकल गई और मोहन के होश गुम। जब बता दिया नहीं जाएगी, क्यों दिमाग कर रहे हो, समझ नहीं आता? रेवती ने इस बार मोहन के ऊपर झुकते हुए कहा। मोहन डर के 2 कदम पीछे हट गया। अच्छा ठीक है, नहीं जाएगी, मैं चला जाता हूँ। अरे पैसे तो ले जाओ। अचानक रेवती की वही कोमल सी आवाज़ उसे पीछे से सुनाई दी, मगर मोहन की हिम्मत नहीं थी। वो सीधा बाहर चला गया। मेरी बच्ची कितना झेलती है, हे भगवान, कैसी बीमारी है इस औरत को, क्योंकि अभी जो मेरे सामने थी वो रेवती नहीं थी। मोहन हैरान होकर सीधा शांतनु के पास गया और सारी बात उसने बता दी। मतलब अब समस्या बढ़ गई है। सुनो सुनो मेरी बात। रेवती का बचपन में यौन शोषण हुआ था, जो कि उसके मामा ने किया था, और उसका आघात रेवती के ऊपर बहुत गहरा पड़ा था, क्योंकि मैंने रेवती के पिछले जीवन के बारे में बहुत कुछ पता किया है। रेवती अभी उसी घटना में अटक गई है। उसके अंदर अब रेवती और एक आदमी और एक औरत का व्यक्तित्व है। आदमी तुम्हारी बेटी की सुरक्षा के लिए तत्पर है और वो औरत उस घटना के जिम्मेदार उस आदमी यानी रेवती के मामा को उसके लिए उसके किए की सज़ा दिलवाना चाहती है, मतलब मारना। अब हमें उन्हें ऐसा करने देना होगा, वरना रेवती कभी ठीक नहीं होगी। मोहन शांतनु की बात सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसकी रेवती के साथ इतना कुछ हो गया था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? हमें मरीज की सारी जानकारी लेनी पड़ती है, चाहे जैसे भी मिले। मैंने ये सब रेवती के जीवन से जुड़े हर इंसान से पता लगाया है। वो एक घटना से बीमार हुई थी और एक घटना से ही ठीक होगी। यही कारण है वो कभी वापस नहीं गई, क्योंकि जाना ही नहीं चाहती थी वो। अब मोहन आगे की तैयारी के लिए उठ गया। शांतनु भी उसके साथ उठ गया और शांतनु ने एक चेहरा निकाला और एक डमी को लगा दिया, और वो पुतला सिलिकॉन का था और उसके अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था। मोहन, तुम इस डमी को आज रात को अपने घर लेकर जाकर रख देना, बाकी मैं देख लूँगा। रात हुई, मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक रेवती को कुछ आहट सुनाई दी। वो उठ गई और तेज नजरों से इधर उधर देखने लगी। आहट तेज होने लगी तो रेवती ने मोहन को बताया कि कुछ है, मगर मोहन ने अनसुना कर दिया। रेवती उठी और चुपके से बाहर चली गई तो देखा आंगन में कुर्सी पर कोई बैठा था। कौन है? आओ बेटा, बहुत दिन बाद आई हो, तुम तो गायब ही हो गई थी। कौन हो तुम? वो जिसने तुम्हें कली से फूल बनाया था। कितना मज़ा आया था मेरी प्यारी भांजी, है ना? और ऐसा कहकर वो बहुत ही अजीब हंसी में हंसने लगा। रेवती एकदम कुर्सी के सामने आई और उसे देखते ही रेवती की आंखें पलटने लगी, हथेली कड़ी सी हो गई और चेहरा फूल गया। जिसे तुम बचाना चाहती हो उसकी भी 2 घूंट पीने दो। सुना है बहुत खूबसूरत हो गई है, दिखाओ तो कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रेवती की आवाज़ मर्दाना हो गई थी। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, कि कब तुम्हारी गर्दन काटकर रेवती के पैरों पर रखूँगा। उसी मर्दाना आवाज़ में रेवती ने कहा। तुम क्या कर पाओगे? देखते रहोगे जैसे तब देखते रहे थे। मार दो इसे, हाँ मार दो। रेवती की आवाज़ कभी मर्दाना बोलती तो कभी औरत की। मोहन पीछे से सब देख रहा था। रेवती पर पागलपन सवार हुआ। उसने पहले तो चप्पल उठाई और उस डमी की तरफ फेंकी और फिर एक डंडा उठाया और ताबड़तोड़ उस डमी को मारने लगी, पागलों की तरह। उसने डमी की लातों के बीच हाथ रखा और पकड़कर खींच लिया। उसके उस अंग को लाल रंग की एक फुहार रेवती के मुंह पर पड़ी और पीछे से शांतनु ने जोर से चीख मारी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मगर तब तक रेवती उस डमी को गिरा चुकी थी और एक लात मारकर उसके ऊपर रखकर दूसरे हाथ से उसने चीर कर रख दिया वो डमी। खून का फव्वारा फूट पड़ा, जिससे रेवती नहा गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन रेवती हॉस्पिटल में थी। मोहन और शांतनु खड़े थे। मोहन के चेहरे पर चिंता के भाव थे, मगर शांतनु शांत था। मोना कहाँ है? बच्चे किधर है और मैं यहाँ क्यों हूँ? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें चक्कर आ गया था और बच्चे स्कूल गए हैं, मोहन ने रेवती के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। और रेवती आंखें बंद कर मोहन का हाथ पकड़कर लेट गई।
तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी स्टोरी ऊपरी साया। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।